प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र का अगला पाठ अध्ययन करेंगे, जिसमें आधुनिक हिंदी काव्य कवि परिचय जयशंकर प्रसाद। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक हिंदी काव्य में भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी काल के महत्वपूर्ण कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त का परिचय हमने पढ़ा है पिछले पाठों में। उसी क्रम में आज हम द्विवेदी काल के महत्वपूर्ण कवियों के बाद की कड़ी में जो छायावाद की प्रवृत्ति है, उस छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद के परिचय के बारे में आज हम समझेंगे कि हिंदी के आधुनिक काल में एक प्रमुख प्रवृत्तिकार के रूप में, या यूँ कहें कि छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद का जीवन, उनकी रचनाएं और उनके काव्य की प्रवृत्तियाँ किस किस प्रकार की रही हैं। आप जानते हैं कि आधुनिक हिंदी काव्य में द्विवेदी काल के पश्चात खड़ी बोली हिंदी काव्य में श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध तथा मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। और इनके बाद खड़ी बोली का एक प्रांजल रूप, एक विशुद्धतम हिंदी रूप जो काव्य रचनाओं में और गद्य रचनाओं में देखने को मिलता है, वे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। जब हम द्विवेदी काल की काव्यगत प्रवृत्तियों को देखते हैं, यानी उन द्विवेदी काल की जो काव्यगत सामान्य विशेषताएं हैं, द्विवेदी काल के काव्य की जो सामान्य विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में प्रमुख रूप से इतिवृत्तात्मकता है। अर्थात वो पौराणिक आख्यानों को इतिहास क्रम से अपनी नई काव्य रचनाओं में प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। जयशंकर प्रसाद ने इससे थोड़ा सा अलग हट करके उस इतिहास परकता को, जिसको हम बार बार इतिवृत्तात्मकता कहते हैं, यानी इतिहास ग्रंथों का जो काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, उसको तोड़ करके छायावादी काव्यधारा की एक नई भावभूमि तैयार की और छायावाद के प्रवर्तक के रूप में भी हम जयशंकर प्रसाद को ही जानते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में सोंघनी साहू वाराणसी, जो पहले का बनारस हुआ करता था, वहाँ हुआ। यद्यपि जयशंकर प्रसाद की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, उनकी घर पर ही शिक्षा दीक्षा हुई। उन्हें विभिन्न भाषाओं के शिक्षक, विभिन्न विषयों के शिक्षक घर पर ही पढ़ाने आते थे, अध्ययन कराने आते थे। चूँकि उनकी अध्ययन के प्रति विशेष रुचि थी, तो वे संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू और ब्रज अवधी आदि तो उनके जीवन में रची बसी हुई भाषाएं थी। इन सब भाषाओं के वे विद्वान थे। उनका आरंभिक जीवन बहुत सारी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं से घिरा हुआ रहा, किंतु इन विपरीत परिस्थितियों में भी वे लगातार रचना करते रहे और अपनी साहित्यिक कृतियों से समाज को और साहित्य जगत को लाभान्वित करते रहे। अगर हम जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की बात करें, तो सर्वप्रथम उन्होंने जो पहला संग्रह प्रकाशित करवाया वो चित्राधार था। 1918 में चित्राधार का प्रकाशन हुआ और इंदु नाम की जो पत्रिका थी, उन्हीं के एक निकट के रिश्तेदार अंबिका दत्त गुप्त इंदु पत्रिका निकालते थे और उस इंदु पत्रिका में उनका पहला जो साहित्यिक संग्रह
चित्राधार नाम से प्रकाशित हुआ 1918 में। यद्यपि उसके पहले कुछ रचनाएं उन्होंने की थी जो ब्रज और खड़ी बोली में मिश्रित रूप से थी। चित्राधार में उनकी कविताएं भी थी, कुछ कहानियां थी, कुछ नाटक भी थे और निबंध आदि भी उसमें समाहित थे। ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों ही भाषाओं में की हुई रचनाएं चित्राधार संग्रह में समाहित थी। आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेम राज्य, ये जो 3 काव्य संग्रह बाद में काफ़ी प्रतिष्ठित हुए, इन तीनों ही काव्य संग्रहों की कविताओं का जो संग्रह था, संकलन था, वो चित्राधार में है, जो बाद में जाकर के ये एक स्वतंत्र काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित हुए। जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि अयोध्या का उद्धार एक प्रकार से कुश द्वारा अयोध्या का पुनरुद्धार, अयोध्या की पुनर्स्थापना और वन मिलन तथा प्रेम राज्य आदि इन दोनों काव्य संग्रहों की जो प्रेरणा है वो जयशंकर प्रसाद को कालिदास के नाटक रघुवंश तथा अभिज्ञान शाकुंतलम से मिलती है। जहाँ तक काव्य रचनाओं का प्रश्न है तो जयशंकर प्रसाद की अनेक प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं, जिनमें हमने अभी 3 का उल्लेख किया ही है, अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेम राज्य। इसके अतिरिक्त जो विशुद्ध खड़ी बोली में जो इनकी काव्य रचनाएं हैं, उनमें कानन कुसुम को खड़ी बोली का प्रथम काव्य माना जाता है। इसके बाद करुणालय जो 1913 में प्रकाशित हुआ। करुणालय एक गीति नाट्य है। गीति नाट्य को आप शब्द को ही ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो पाएंगे कि एक ऐसा नाटक, एक ऐसी नाट्य कृति जिसमें संवादों को गीत के माध्यम से लिखा गया है। अर्थात जो संवाद सीधे सपाट गद्य में लिखे जाते हैं, वे गद्य में नहीं लिखे जा करके और गीत के रूप में लिखे गए हैं। अगली जो कृति है वो है इनकी महाराणा का महत्व। यह कृति 1914 में लिखी गई, जिसमें महाराणा प्रताप के शौर्य, राजस्थान की वीरता और मध्यकाल में जो मुगल आक्रमणकारियों से भारत और विशेष रूप से राजस्थान के मेवाड़ के धरा के जो योद्धा थे, उनका संघर्ष इसमें उन्होंने प्रकट किया है। अगली कृति है इनकी झरना। झरना बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है जो 1918 में प्रकाशित हुई। उसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि जयशंकर प्रसाद को हम जिस छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं, उनके छायावादी काव्य की प्रतिस्थापना एक प्रकार से झरना काव्य से ही होती है। यानी झरना ही वो एक संधि स्थल है, एक ऐसा प्रस्थान बिंदु है, एक ऐसी रचना कृति है जिससे जयशंकर प्रसाद को ही नहीं बल्कि उस समूचे कालखंड को छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। उसके बाद इनकी रचना है आंसू। आंसू हिंदी साहित्य के, पूरे हिंदी साहित्य का एक श्रेष्ठतम गीति काव्य है, जो करुणा और प्रेम की अनुभूति का काव्य है। इसमें कवि की प्रेमानुभूति भी व्यक्त हुई है और इसका जो मूल स्वर है वो विषाद है। विषाद एक प्रकार के मन के दुख की भावना है जिसको प्रकट किया जाता है काव्य में। लेकिन यदि हम संग्रह की आखिरी की पंक्तियों को देखें तो उसमें कवि ने आशा और विश्वास भी जगाया है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आंसू केवल विषाद का ही प्रकटीकरण है, बल्कि आंसू काव्य में आंसू काव्य के अंतिम भाग में एक पुनर्विश्वास भी जगाया गया है। इसके बाद 1933 में इनकी रचना प्रकाशित हुई लहर। लहर भी एक महत्वपूर्ण रचना है जयशंकर प्रसाद की। और इन सारी कृतियों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है वह है कामायनी। कामायनी का 1936 में प्रकाशन हुआ और कामायनी जयशंकर प्रसाद की
महत्वपूर्ण कृति तो है ही, वो उनकी एक कालजयी कृति है। कामायनी महाकाव्य है और महाकाव्य के बारे में हम पिछली कक्षाओं में चर्चा कर ही चुके हैं कि महाकाव्य जो सर्गबद्ध होता है, जिसमें किसी एक महानायक या महान समय या महान गतिविधि का पूरा समूचा चित्रण हो। तो कामायनी जिसमें एक आदि मानव मनु की कथा है और उस मनु के साथ श्रद्धा और इड़ा दो महत्वपूर्ण पात्र और हैं। इसको प्रतीकात्मक काव्य भी कहा गया है और ये प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, मनु एक तरह से मन का प्रतीक है और ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। तो हृदय, बुद्धि और मन, इन तीनों के अपने युग के प्रश्नों के जो हल हैं, अपने युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो विचार किया है, वह जयशंकर प्रसाद ने इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से कामायनी में किया है। अब यदि हम बात करें कि जयशंकर प्रसाद की जो नाट्य कृतियाँ हैं, उनके नाटक जो हैं, वे नाटक कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उनका नाटक है सज्जन, जो 1910 और 11 में प्रकाशित हुआ। कल्याणी परिणय 1912 में प्रकाशित हुआ। प्रायश्चित की जो प्रकाशन की अवधि है वो 1914 है। राज्यश्री 1915 में प्रकाशित हुआ। विशाख, जिसको कहीं कहीं विशाख दत्त भी कहा जाता है, 1921 में प्रकाशित हुआ। कामना 1927 में प्रकाशित हुआ। जन्मेजय का नाग्य यज्ञ 1926 में। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में। एक घूंट 1930 में। चंद्रगुप्त 1931 में और ध्रुव स्वामिनी 1933 में। अब आप इन सारे नाटकों के शीर्षकों को अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें कल्याणी परिणय, राज्यश्री, विशाख दत्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इन सब के जो नाम हैं, ये नाम हमारे इतिहास पुरुषों के नाम हैं। यानी गुप्त वंश के जो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतापी राजा हुए हैं, उनके जीवन के साथ जुड़ी घटनाएं, उनके द्वारा भारतीय संस्कृति की प्रतिस्थापना में, भारत के शिक्षण संस्थानों में, भारत की राज्य व्यवस्था में क्या भूमिका रही और उनसे हमारे ज्ञान विज्ञान का देश देशांतर में किस प्रकार का संचरण हुआ, इन विषयों पर जयशंकर प्रसाद ने इन नाटकों के माध्यम से अपना विचार हमारे सामने रखा है। जहाँ तक कहानी संग्रहों की बात है तो उनका जो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, पहला कहानी संग्रह वो छाया नाम से, छाया शीर्षक से प्रकाशित हुआ 1912 में। उसके बाद प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1929 में, आंधी 1931 में और इंद्रजाल 1936 में। इस प्रकार से ये करीब 5 कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद के हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप आ जाइए उपन्यासों पर। पीछे हमने जिक्र किया है कि जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बहुमुखी प्रतिभा से आशय है कि जो साहित्यिक विधाएं हैं, उन विधाओं में वे कविता भी लिखते हैं और प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं, उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, महाराणा का महत्व, ये सब बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिंदी जगत में। उसके साथ साथ उनके जो नाटक हैं, जयशंकर प्रसाद को नाटककार के रूप में जाना ही जाता है, तो उनको कवि के रूप में अधिक महत्वपूर्ण माना जाए या उनको नाटककार के रूप में अधिक महत्वपूर्ण माना जाए, ये प्रश्न अनुत्तरित है। आज तक कोई यह नहीं कह सका कि वे बड़े कवि हैं अथवा नाटककार। तो उन्होंने उपन्यास क्रम में कंकाल, तितली और एक अपूर्ण उपन्यास इरावती, जो 1940 में उन्होंने लिखा, इस प्रकार से 3 औपन्यासिक रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हमको देखने को मिलती हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने यह है कि जयशंकर प्रसाद की ये जो रचनात्मकता है, वो किस प्रकार के रचनाकार हैं। कविता की दृष्टि से हमने कहा और माना कि वे छायावाद के संस्थापक हैं, एक प्रकार से प्रवर्तक हैं। अर्थात जो पहली उनकी रचना है, उन्हीं की रचना के नाम से
छायावाद नाम का हिंदी जगत में प्रचार हुआ। उसका कारण था कि उन्होंने अनुभूति यानी संवेदना पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों ही दृष्टियों से एक विकासमान व्यक्ति के रूप में काम किया। एक श्रेष्ठतम कवि भी थे और एक श्रेष्ठतम गद्यकार भी थे। प्रसाद का जो सारा का सारा साहित्य है वो मानवीय और सांस्कृतिक भूमिका पर प्रतिष्ठित है, यानी मनुष्यता की जितनी समस्याएं हैं, भारतीय संस्कृति में मनुष्यता का क्या महत्व है, इन दोनों के आपसी संबंधों की व्याख्या वे कविता में भी करते हैं और अपने नाटकों में भी करते हैं। इतिहास के माध्यम से उन्होंने जो भारतीय अतीत है, भारत का जो इतिहास है, उस इतिहास की सांस्कृतिक चेतना को वर्तमान में आधुनिक संदर्भों में उन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान की है। प्रसाद जी के काव्य में जहाँ एक तरफ प्रकृति एक सचेतन उपादान के रूप में है, तो वहीं दूसरी ओर मानव के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन की विविधतापूर्ण अनेक चित्रों के माध्यम से, अनेक दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न प्रकार की झांकियाँ चित्रित की हैं। उन्होंने अपने काव्य में अनुभूति की समरसता तथा प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है। उसमें दो विशेष पहलुओं को उन्होंने रेखांकित किया है, जिसमें अहम यानी निजी अनुभूति और इदम यानी हमारे आसपास क्या क्या विकसित हो रहा है, यानी हमारे जीवन के आसपास की घटनाएं और हमारे हृदय के अंदर की घटनाएं। इन दोनों प्रकार के चित्रणों को, जो दोनों प्रकार की अनुभूतियों को प्रसाद जी ने बहुत ही सरस ढंग से, बड़ी ही अच्छी हिंदी में उन्होंने चित्रित किया है। और हम जानते हैं कि छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में प्रसाद के केंद्र में ही छायावाद की विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है। उसमें ध्वन्यात्मकता है, लाक्षणिकता है, सूक्ष्मता है। ये काव्य की जो प्रमुख छायावादी काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ये मूलतः प्रसाद के काव्य की विशेषताएं हैं। प्रसाद जी ने कविता में नए प्रतीक विधान किए, नए बिंब विधान, इन सब के द्वारा अपनी गहरी अनुभूति को बहुत ही भावुकता तथा कल्पनाशीलता के साथ में व्यक्त किया है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद एक निजी अनुभूति के कवि हैं, तो अपने आसपास के सजग समाज और सजग जगत की अभिव्यक्ति के भी कवि हैं। वो व्यक्ति मन के प्रश्नों से भी जूझते हैं और समाज के प्रश्नों की भी अभिव्यक्ति करते हैं। इस प्रकार से यह जयशंकर प्रसाद का जो एक परिचयात्मक जो हमने बातचीत की है, इसमें से कुछ प्रश्न आप करेंगे और इसको आप पुनः अपनी पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करेंगे और इनमें दिए हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको एक प्रकार से ध्यान से देखेंगे, जिससे परीक्षा में इनका उपयोग किया जा सके। अगली कक्षाओं में जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी का कुछ हिस्सा है जो हमारे पद्य भाग में है, उसकी व्याख्या हम करेंगे। धन्यवाद।